गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ईटीएस के बारे में बात की थी कि जो ईटीएस होता है उस ईटीएस में किस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न जो इलेक्ट्रॉन वाहकों से गमन करता है तो वहाँ कैसे यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन वाहक से दूसरे वाहक की तरफ जाएगा तो वहाँ पर ऊर्जा मुक्त करता है और वही ऊर्जा यहाँ पर विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में काम आती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की तरफ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि यहाँ हम लोगों ने पहले पढ़ा है, चाहे हम क्रेब्स चक्र की बात करें चाहे हम ईटीएस की बात करें, तो यहाँ पर जो ईटीएस चलती है ये ईटीएस कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में NADPH2 या FADH2 के अणुओं का निर्माण हो रहा है, चाहे हम NADPH2 की बात करें या FADH2 की बात करें, क्योंकि दोनों का ही निर्माण हो रहा है और NADPH2 का यहाँ पर निर्माण अधिक होता है। तो जो NADPH2 होती है, इस NADPH2 3 ATP, एक NADPH2 से हमें 3 ATP के अणुओं का मिलते हैं, 3 ATP के अणुओं का उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक ATP की बात करें तो यहाँ एक ATP में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। एक ATP से हमको 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है और NADPH2 में कितने होते हैं, ATP के 3 अणु यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ NADPH2 या FADPH2 जो होते हैं वो इनके ऊपर क्या अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ATP। यहाँ 2 ATP मिलती है FADH2 से। तो ऑल ओवर बात अगर हम कहें कि जो ATP होती हैं, जो ATP के सोर्स होते हैं, चाहे हम NADPH2 की बात करें चाहे FADPH2 की बात करें, जो यहाँ ETS में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में निर्मित हो रहे थे, तो ये ऊर्जा के वो सोर्स होते हैं जिनसे बहुत अधिक मात्रा में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ ETS के बाद में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया जब यहाँ पर जब यहाँ NADPH2 से ATP का निर्माण हो रहा है, NADPH2 से ATP का जो निर्माण हो रहा है, ये ATP के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, ये निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यहाँ फॉस्फोरिलेशन कहलाती है, फॉस्फोरिलेशन कहलाती है। और अगर यही क्रिया ऑक्सीकारी रूप से हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। या यही क्रिया ऑक्सीकारी रूप से संपन्न हो रही है तो ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाएगी। क्यों, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। पूरी की पूरी क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीकरण करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीकरण करती है, तब यहाँ पर इस ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। यहाँ पर जो पूरी की पूरी क्रिया होती है, अगर हम क्रिया विधि की बात करें तो यहाँ जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के भी F1 कणों में, माइटोकॉन्ड्रिया के भी कौन से, F1 कणों में संपन्न होती है। तो जो ये फॉस्फोरिलेशन होता है, ये फॉस्फोरिलेशन कैसे होता है, ये F1 से F0 से F1 की ओर होता है, आधार से शीर्ष की ओर। ये क्या है, F0 आधार और F1 शीर्ष, आधार से शीर्ष की ओर होता है और ये ATPase एंजाइम की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर ATPase जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ये एंजाइम क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। ये एंजाइम उत्क्रमणीय होता है। इसका मतलब अगर ADP से ATP का निर्माण करना है तो ATP का निर्माण हो जाएगा ATP से ATPase की उपस्थिति में। और एटीपी से अगर एडीपी ऊर्जा मुक्त करनी है तो यहाँ पर
एडीपी का निर्माण हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप या ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो ये एटीपीएज उत्क्रमणीय होता है, ये दोनों तरफ रिएक्शन को संपन्न कराता है। तो ये आधार से शीर्ष की ओर यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, क्रिया आधार से शीर्ष की ओर चलती है और F1 कणों में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो क्रिया है वो यहाँ पर F1 कणों में आकर के संपन्न हो जाती है। और वैसे भी इसके जो संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में और इनर मेम्ब्रेन में। तो जब वहां एंजाइम प्रेजेंट है तो यहाँ क्रिया भी कहाँ होगी, सेम वही जैसे ईटीएस में क्या थे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम प्रेजेंट थे तो क्रिया भी कहाँ हो रही थी, जाके इनर मेम्ब्रेन में, और जाकर के कहाँ हो रही थी, F1 कणों में हो रही थी ईटीएस की, सॉरी इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रही थी, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रही थी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो क्रिया है, इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया को समझाने के लिए यहाँ पर पीटर और मिशेल, दो साइंटिस्ट हुए थे, पीटर और मिशेल। यहाँ विभिन्न सिद्धांतों को दिया गया था इसको समझाने के लिए। पीटर और मिशेल से पहले भी विभिन्न सिद्धांतों को दिया गया था, विभिन्न थ्योरीज को दिया गया था, लेकिन इन थ्योरीज में सभी में जो एक्सेप्टेड थ्योरी थी वो किसकी थी, पीटर और मिशेल की। तो पीटर और मिशेल ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी यहां पर कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। किसने, पीटर और मिशेल ने। जब पीटर और मिशेल ने कीमोऑस्मोटिक थ्योरी दी थी तो इन्होंने एक चीज और समझाई थी। कीमोऑस्मोटिक का मतलब क्या है, रासायनिक, कीमो और ऑस्मोटिक परासरणी। तो इसका मतलब जो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा है, ये रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है, परासरणी ऊर्जा में चेंज हो रही है। तो पीटर मिशेल ने कीमोऑस्मोटिक थ्योरी के द्वारा इस रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण कैसे परासरणी ऊर्जा में होता है, इस चीज को समझाया था। और ये भी बताया था, अभी मैंने आपको बताया है कि जो एटीपीएज होता है वो उत्क्रमणीय होता है, वो कैसे एडीपी प्लस फॉस्फेट से एटीपी और एटीपी से वापस एडीपी प्लस फॉस्फेट का निर्माण करता है। तो ये एटीपीएज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, F1 कणों में होती है। तो कैसे संपन्न होती है, तो यहाँ पर इस क्रिया को संपन्न करने के लिए इन्होंने कीमोऑस्मोटिक थ्योरी के माध्यम से दो सिद्धांत दिए थे। एक तो यहाँ पर प्रोटीन मोटिव फोर्स का निर्माण होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स का निर्माण होता है, और दूसरा यहां पर पीएच ग्रेडियंट का निर्माण होता है। पीएच ग्रेडियंट का निर्माण, तो यहां पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स और पीएच ग्रेडियंट के कारण ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। तो कैसे संपन्न होती है, हम इनर मेम्ब्रेन की जब बात कर रहे हैं ये पार्ट F0 और ये F1, पूरी माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन पे ऐसे F1 कण प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स कैसे उत्पन्न होगा, जब यहां पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाएगा तो इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स से पहले यहां पर पीएच ग्रेडियंट भी होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है, ये कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन। तो यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन से आंतरिक झिल्ली की ओर, इस आउटर मेम्ब्रेन से यहां से इनर मेम्ब्रेन की ओर, आंतरिक झिल्ली की ओर
यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, जो यहाँ हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं, इन हाइड्रोजन आयनों के गमन के लिए, इन हाइड्रोजन आयन के गमन के लिए जो यहाँ पर ऊर्जा यूज में ली जाती है, ऊर्जा प्रयुक्त होती है, यहाँ पर जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है ये ऊर्जा प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहलाती है। तो इसका मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटॉन की मात्रा क्या है, प्रोटॉन क्या है, अधिक। तो पूरी की पूरी आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। अब इन प्रोटॉन को इनर मेम्ब्रेन तक पहुंचाने के लिए ये प्रोटॉन कैसे इनर मेम्ब्रेन में जाएंगे, तो इसके लिए यहां पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स होना चाहिए इन प्रोटॉन के स्थानांतरण के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रोटॉन को स्थानांतरित करने के लिए जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहलाती है। अब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स किससे प्राप्त होता है, पीएच ग्रेडियंट से। तो यहाँ पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो पीएच ग्रेडियंट से प्राप्त होता है ये कैसे प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर बाहरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली में H+ आयन, प्रोटॉन ज्यादा है, और आंतरिक झिल्ली में प्रोटॉन कम है। तो यहाँ यहां जो पीएच होगी वो पीएच तो होगी कम, और यहां पीएच होगी अधिक। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इस आउटर मेम्ब्रेन पर पीएच क्या होती है, कम, प्रोटॉन क्या होते हैं, अधिक। यहां पीएच क्या होती है, अधिक, और प्रोटॉन क्या होते हैं, कम। तो स्टूडेंट्स बाहर पीएच कम है, अंदर पीएच ज्यादा है, दोनों मेम्ब्रेनों में असंतुलन है। इस असंतुलन के कारण यहां पर पीएच ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है, पीएच प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। जो यहां पर पीएच प्रवणता उत्पन्न होती है यही पीएच प्रवणता, पीएच ग्रेडियंट प्रोटीन मोटिव फोर्स के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के कारण जो बाहरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली से आंतरिक झिल्ली की ओर, यहां से यहां की ओर सक्रियता उत्पन्न होगी, बाहर से अंदर की ओर सक्रियता उत्पन्न होगी, और इसी सक्रियता के कारण जो यहां पर प्रोटॉन है बाहर, वो कहां जाएंगे, अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। तो यहां से ये कम स्वतंत्र ऊर्जा से अधिक स्वतंत्र ऊर्जा की ओर गमन करते हैं, उच्च स्वतंत्र ऊर्जा से कम स्वतंत्र ऊर्जा की ओर गमन करते हैं। तो इधर उच्च स्वतंत्र ऊर्जा है और इधर कम स्वतंत्र ऊर्जा है। तो यहां पर जो प्रोटॉन होते हैं वो इधर से इधर गमन करेंगे। तो ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जब इधर से इधर गमन करेंगे तो फिर यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वही ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। F1 में पहुंचने के बाद में F1 कणों में पहुंचेंगे तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को समझाने के लिए पीटर और मिशेल ने जो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी दी थी, इस कीमोऑस्मोटिक थ्योरी से जो रासायनिक ऊर्जा होती है, इस रासायनिक ऊर्जा का परासरणी ऊर्जा में कन्वर्जन हो जाता है, और इस परासरणी ऊर्जा में कन्वर्जन के बाद में ही ये जो पीएच ग्रेडियंट उत्पन्न होती है, इस पीएच ग्रेडियंट के कारण ही, क्योंकि बाहर पीएच कम है, अंदर पीएच ज्यादा है, बाहर प्रोटॉन अधिक है और अंदर प्रोटॉन कम है, तो यहाँ पर जो पीएच ग्रेडियंट उत्पन्न हुई है, इसी के कारण जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स, इनके लिए जो उपयुक्त बल की आवश्यकता थी वो बल यहाँ उत्पन्न होगा, और ये प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, अंदर की ओर मूव करेंगे। तो यहाँ उच्च स्वतंत्र ऊर्जा से
कम स्वतंत्र ऊर्जा की ओर ये मूव करेंगे। नेक्स्ट, श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक, यहां पर जब हम श्वसन गुणांक की बात करते हैं तो यहां पर इसका नियतांक निकालते हैं, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट नियतांक। तो इसमें क्या करते हैं कि प्रयुक्त की गई CO2 की मात्रा, निकाली गई CO2 की मात्रा, निकाली गई CO2 की मात्रा अपॉन प्रयुक्त O2 की मात्रा, प्रयुक्त O2 की मात्रा। अब यहां पर जो हम ये मापदंड ले रहे हैं कि निकाली गई CO2 की मात्रा और प्रयुक्त O2 की मात्रा, क्या ये 4-6 घंटे में, मान लिया हमने 6 घंटे में CO2 निकली है, 4 घंटे में O2 प्रयुक्त की है, तो इनका मान कैसे लेंगे? तो यहाँ पर जो ये मान लिया जाता है वो सेम टाइम पर लिया जाता है, सेम टाइम ड्यूरेशन का लिया जाता है। तो यहाँ पर लिए जाने वाला निश्चित समय, यहां समय भी निश्चित होता है और भार भी निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है और भार भी निश्चित होता है। भार से क्या मतलब है? यहाँ पर जो हम श्वसन आधार ले रहे हैं, यहां पर जो श्वसन आधार ले रहे हैं, श्वसन आधार का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो भी ले रहे हैं, श्वसनाधार का मतलब इनसे होता है कि इनका भार भी निश्चित होना चाहिए और समय भी निश्चित होना चाहिए। इस निश्चित समय में कितने भार, इस मान लिया 10 ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट ली, उस 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को 1 घंटे के अंदर जब उसका अपघटन हो रहा है या फिर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर मात्रा CO2 की कितनी प्रयुक्त हुई है श्वसन के टाइम में। अब वहां से निकाली गई CO2 की मात्रा कितनी है, तो वो एक फिक्स होती है। तो इसी के आधार पर हम RQ निकालते हैं, श्वसन गुणांक निकालते हैं। यहाँ श्वसन गुणांक जो होता है, ये श्वसन गुणांक कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग होगा, प्रोटीन के लिए अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रयुक्त O2 और CO2 की जो मात्रा होती है वो सभी में अलग अलग होती है। श्वसन गुणांक का जो मान निर्भर करता है वो निर्भर करता है उस श्वसनाधार में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति पर। अगर श्वसनाधार में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उपस्थित है तो यहाँ पर प्रयुक्त ऑक्सीजन कम होगी, और प्रयुक्त ऑक्सीजन कम होगी तो मान अधिक आएगा। और अगर श्वसनाधार में ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रयुक्त भी क्या होगी? अधिक, और मान क्या आएगा? कम। और श्वसन गुणांक जिसको मापा जाता है वो होता है गैनोंस रेस्पायरोमीटर। गैनोंस रेस्पायरोमीटर, इसके द्वारा यहां पर श्वसन गुणांक को मापा जाता है। तो यहां बात करते हैं सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की। श्वसन गुणांकों का वर्गीकरण, श्वसन गुणांकों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो फर्स्ट पॉइंट कार्बोहाइड्रेट देखो, C6H12O6। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या लेते हैं? 6O2। तो यहाँ का निकलती है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। अब RQ देखो, यहाँ प्रयुक्त O2 और निकाली गई CO2
दोनों बराबर हैं तो क्या आएगा 1। यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेटों का जो श्वसन गुणांक आता है वो कितना आता है, 1 आता है। प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और फैट दोनों में ही, प्रोटीन में और फैट में दोनों में ही यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन क्या होती है, कम। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन क्या होती है, कम। C57H104O6 प्लस 80O2, कौन सा है ये, ट्रायोलिन, ट्रायोलिन। अब जब यहां ट्रायोलिन का दहन होगा तो यहां पर 80 अणु ऑक्सीजन के प्रयुक्त होते हैं, 80 अणु ऑक्सीजन के प्रयुक्त होते हैं और 57 किसके निकलते हैं, CO2 के। 57 अणु CO2 के निकलते हैं प्लस 52H2O प्लस ऊर्जा। अब यहां पर जब RQ निकालेंगे तो क्या होगा, 57/80 तो बराबर 0.71 इसका मान आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां जो फैट होती हैं, इन फैट के लिए प्रोटीन के लिए तो आता है 0.71 और फैट के लिए आता है 0.7। तो यहां पर जो प्रयुक्त O2 होती है वो O2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, और जो CO2 होती है उसकी मात्रा क्या होती है, कम। क्योंकि फैट और प्रोटीन दोनों में ही ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है और कम मात्रा में होने के कारण यहाँ पर जो प्रयुक्त ऑक्सीजन होती है वो कैसी होती है, अधिक। तो यहाँ पर RQ का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये मान प्रोटीन के लिए 0.71 आता है और फैट के लिए 0.7 आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्गेनिक अम्लों की। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, यहां जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जब यहाँ पर सामान्य तौर पर ऑर्गेनिक एसिडों को श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में आप लोगों ने कैम प्लांट को पढ़ा है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट को। तो वहां पे क्या होता है, दिन के अंदर स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं और नाइट के अंदर ओपन होते हैं। तो यहाँ दिन के अंदर बाहर से CO2 नहीं आ सकती, तो यहाँ जो एसिड होते हैं उनके ही विअम्लीकरण से CO2 प्राप्त होती है। तो ये वो कंडीशन होती हैं जो विशेष प्रकार के प्लांट्स में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक अम्लों में अगर हम देखें इनका RQ, तो फर्स्ट देखते हैं ऑक्सैलिक अम्ल का। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का सबसे अधिक आता है C2H2O5 प्लस O2, 4CO2 प्लस 2H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ RQ क्या आएगा, 4CO2/1O2, तो क्या आता है 4। तो यहाँ ऑक्सैलिक अम्ल का सबसे अधिक आता है। नेक्स्ट टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल क्या आता है C4H6O4 प्लस 5O2, 8CO2, क्योंकि हमारे मतलब का क्या है ये, तो 8CO2/5O2। तो एक से अधिक आएगा या नहीं आएगा, 1.6। टार्टरिक अम्ल का 1.6। सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल,
सबसे निकालूं 2C4H6O4 7O2 और यहाँ निकलने वाली जो CO2 होती है वो होती है 8CO2 प्लस जल निकलेगा, देन हो रहा है तो 8CO2 अपॉन 7O2 तो RQ क्या आएगा इसका 1.1। तो यहाँ पर इसके RQ जो आता है वो आता है 1.1। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का क्या आता है C4, मैलिक एसिड का आता है C4H6O4 O5 आएगा प्लस 3O2 4CO2 तो यहाँ RQ क्या आएगा 4CO2 अपॉन 3O2 तो एक से अधिक आएगा या नहीं आएगा 1.3। तो यहाँ जितने भी ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं सबसे ज्यादा आता है ऑक्जेलिक अम्ल का और सभी का एक से अधिक आता है। ऐसा कोई ऑर्गेनिक अम्ल नहीं है जिनका जो RQ होता है श्वसन गुणांक होता है वो एक से कम हो। तो यहाँ सभी का एक से अधिक ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बीजों के अंकुरण की। यहाँ जब बीजों का अंकुरण होता है, बीजों का जब अंकुरण होता है तो श्वसन गुणांक कितना होता है। तो बीजों के अंकुरण के समय जो श्वसन गुणांक का मान होता है, जो RQ का मान होता है, ये मान वास्तविक मान से कम होता है। मान वास्तविक मान से कम होता है, मान से कम। क्यों होता है कम? इसका मान वास्तविक मान से कम क्यों होता है? क्योंकि यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है, यहां पर जो बीजों के अंदर जो बसा है, ये बसा किस में कन्वर्ट हो रही है? कार्बोहाइड्रेट में। बसा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने की वजह से जो मान आता है वो कितना आता है? कम। लेकिन वास्तविक मान अधिक होता है। ऐसे ही फलों के परिपक्वन के समय, जब फलों में परिपक्वन होता है तो फलों के परिपक्वन के समय जो RQ होता है वो RQ क्या होता है? वास्तविक मान से अधिक आता है। रीजन, फलों के परिपक्वन के समय जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है और स्टार्च की वजह से इसका मान क्या हो जाता है? वास्तविक मान से मान बढ़ जाता है। जो RQ का मान जो होना चाहिए था, ये वास्तविक मान से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट होती है। यहाँ RQ का जो मान आता है वो वास्तविक मान से कम आता है। वास्तविक में कैसा होता है? अधिक होता है। यहाँ बिल्कुल प्रोसेस उल्टी है, तो यहाँ पर मान भी क्या होगा? उल्टा होता है। तो यहाँ अगर बात करें हम अवायवीय श्वसन की, तो अवायवीय श्वसन में क्या होगा? CO2 तो होती है लेकिन O2 नहीं होती। तो जब ये O2 नहीं होगी तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। अवायवीय श्वसन में जब O2 ही नहीं है तो मान क्या आएगा? इन्फिनिटी। और जो केम प्लांट होते हैं, इन केम प्लांट में CO2 जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पर CO2 का नहीं निकलती, केवल O2 होती है। तो इनका मान क्या आता है? जीरो। जीरो को भाग देंगे तो इन्फिनिटी और जीरो में भाग देंगे तो जीरो। तो केम प्लांट में RQ का जो मान आता है
वो RQ का मान आता है 0 और अवायवीय श्वसन में जो RQ आता है वो RQ आता है इन्फिनिटी। नेक्स्ट फर्मेंटेशन, नेक्स्ट लेक्चर।